मेरा नाम प्रेमा है। मेरी उम्र 16 साल है। आज बहुत जोरों की बारिश हुई थी। सर्दियों का मौसम था, इस वजह से ठंड बहुत बढ़ गई थी। मैं गैलरी में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन मैं टेरेस पर जाना चाहती थी। टेरेस से मैं नाले और हरे हरे पहाड़ देखना चाहती थी। अपनी सास को इधर उधर देखा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। जब से मेरी सास को पता चला है कि मैं पेट से हूँ, तब से वो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। वो मुझे हर समय आराम करने की सलाह देती थी। मुझे टेरेस पर जाने देना तो दूर, चारपाई से भी नीचे नहीं उतरने देती थी। इसलिए घर वालों की नज़रों से छुपकर मैं छत पर चली गई और चारों तरफ फैली खूबसूरती को देखने लगी। मेरे चारों तरफ हरियाली थी। ये नज़ारा देखकर मेरी आत्मा को शांति मिली थी। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र एक गिरे हुए पेड़ पर पड़ी, जो शायद आंधी में गिर गया था। मेरा दिल अचानक से उदास हो गया। मैं 6 महीने की पेट से थी, लेकिन मेरा पेट अभी भी मेरी कमर से जुड़ा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। मैं अपनी सास को अपनी चिंता बताती तो वो मुझे कहती, तुम बिल्कुल पगली हो, ये तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें क्या मालूम गर्भावस्था के दौरान महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं। मेरी सास बहुत कड़क थी, इसलिए मैं अपनी शंकाओं को काबू में ही रखती थी। मेरी सास पहले अक्सर मुझे मेरी गलतियों के लिए डांट भी देती थी, लेकिन अब तो बड़ी से बड़ी गलती पर उफ तक ना करती थी। मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी रोहन से हुई थी। मैं ससुराल आई तो माँ को याद करके खूब रोती रहती थी, क्योंकि इससे पहले मैं उनसे एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुई थी। फिर अचानक बिछड़ने की बारी आई तो दिल ये सब सह न सका। मैं नहीं जानती कि कोई लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति, सास और नंद उषा रहती थी। उषा और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों मिलजुल कर रहती थी। वो मुझसे कुछ ही महीने बड़ी होगी। मेरी सास उसके लिए भी रिश्ता तलाश कर रही थी, लेकिन आजकल उषा मुझसे बहुत दूर दूर रहने लगी थी। मैंने कई बार उषा से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ न बताती। मैंने सासू माँ से पूछा तो कहने लगी कि उषा अब बड़ी हो गई है ना, उसे अब अकल आ गई है। वो तुम्हारी तरह थोड़ी ना पगली है जो सारा सारा दिन उछल कूद में गुजार दे। उषा सुबह शाम भगवान की पूजा करती रहती, और सबसे अजीब बात ये थी कि उषा अपने आप में खोई रहती थी और एक साल ओढ़े रहती थी। कहती कि मुझे बहुत ठंड लगती है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन मैं अभी तक बच्चों के किलकारी से वंचित थी। मेरी सास मुझे ताने मारती थी और कहती थी, मैंने रोहन के लिए एक छोटी लड़की को इसलिए चुना था ताकि वो हमारे आंगन को ज़्यादा बच्चों से भर दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक ऐसी लड़की से इस बात की आस लगाकर बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने रोहन को माँ की बातें बताकर उससे उसका मतलब जानना चाहा, तो वे तुरंत परेशान हो गए। वे अपनी माँ के पास गए और एकदम गुस्से में बोले कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। तब कहीं जाकर मेरी सास की जुबान को ब्रेक लगी थी। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूँ। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जब हमने घर आकर ये खबर रोहन को सुनाई तो वे भी बहुत खुश हो गए। मैं उषा के कमरे में गई तो वो भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ कर रही थी। जब मैंने उषा को ये खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से कई मोती टूट कर गिरे थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर बधाई दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और नंद इतने भावुक हो जाएंगे। अभी मैं छत पर ही थी। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मैं टेरेस से उतर जाऊं, मगर मेरी बदकिस्मती से तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर के मारे कांप उठी। अगर घर का कोई और मुझे ऊपर देखता तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। मैं जल्दी से सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे छिप गई। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आ रही थी, वैसे वैसे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मैंने उषा को टेरेस पर चढ़ते हुए देखा। उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन था। मैं तो ये देखकर ही दंग रह गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर यह प्रथा नहीं थी कि लड़कियों के पास भी मोबाइल फ़ोन होता हो। सिर्फ घर के पुरुषों को मोबाइल फ़ोन रखने की अनुमति थी। उषा रो रो कर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है, अब तो मुझे अपना लो। मैं अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बिल्कुल वैसी बन गई हूँ जैसी लड़कियाँ तुम्हें पसंद आती हैं। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे ना तो मुझे मंजूर होगा। मैं तो उषा की बातें सुनकर हैरान हो गई थी।
क्या वो प्यार के लिए अपने बाप और भाई की इज्जत को दांव पे लगाने जा रही थी? तभी मैंने नीचे से अपनी सास की आवाज़ सुनी। वो ऊषा को पुकार रही थी। जल्दी से ऊषा ने अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। मैं भी दबे पांव नीचे उतर कर अपने कमरे में आ गई। मेरे कानों में अभी तक ऊषा की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये गलत काम करने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पति इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। शाम को जब रोहन ड्यूटी से आए तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप ऊषा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लें और उसके बाद उसकी शादी करा दीजिए। रोहन ने लापरवाही के अंदाज में कहा कि मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, वे खुद ही उसकी शादी करा देंगे। मैंने हिम्मत करके कहा, रोहन, मुझे ऊषा का चाल चलन ठीक नहीं लगता। इससे पहले कि वो आप लोगों पे बदनामी का दाग लगा जाए उसके उचित रिश्ते के साथ। मेरी बात अभी ख़त्म भी न हुई कि रोहन का एक हाथ मेरे चेहरे पर आकर टकरा गया था। एक जोरदार थप्पड़ से मैं छटपटा उठी और फिर वो चिल्लाने लगे। हमारे 2 साल के वैवाहिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। मैं तो अचरज से गाल पे हाथ रख के उनकी तरफ सिर्फ देख रही थी। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। वे रोहन को डांटने लगी और बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मालूम है ना वो पेट से है। ये उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रोहन ने कहा, माँ, अगर आप इसकी बात सुनोगी तो आप इसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दोगी। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। मैंने रोहन को एक उलझन भरी नज़रों से देखा। अगर मेरी कही हुई बात वो सास को बता देते तो वो मुझे खड़े खड़े जमीन में गाड़ देती। लेकिन रोहन इतना कहने के बाद कमरे से बाहर निकल गए थे और मैंने चैन की सांस ली। मेरी सास ने मुझसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर मेरे किस बात पर रोहन को गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ न बोली। अब मैंने खुद ही कुछ करने का सोचा। मैं ऊषा पर बारीकी से नज़र रखने लगी थी। अब मुझे पता चला कि ऊषा सारी सारी रात क्यों पूजा करने के लिए बैठती थी। वो रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती है। जैसे ही आधी रात होती वो अपने कमरे से बाहर आ जाती थी और उस लड़के से बात करती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऊषा से कैसे बात करूं। अगली सुबह ऊषा घर का सारा काम कर रही थी। उसकी हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है। मैं अपनी सास के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई। वो आते ही मेरी सास से शिकायत करने लगी, माँ जी, तुम तो जानती हो कि मैं इस गांव की सबसे अनुभवी दाई हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे भनक भी न लगने दी कि तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा लगता है कि तुमने नई दाई को काम पर रखा है। ये बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई और बोली, नहीं नहीं सुनीता, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू का मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप करवाने से मना किया है। मैं आश्चर्य से अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो तो बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपने पेट से साड़ी हटाई और दाई से कहा, देखो तो मेरा बच्चा तो ठीक है ना। दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मेरी सास की तरफ देख कर बोली, मेरी आंखें तो एक्सरे मशीन हैं, तेरी बहू तो पेट से लग ही नहीं रही है। मेरी सास को अचानक से गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, चल उठो यहाँ से और चाय बना। तू क्या सारा दिन बैठकर बातें बनाती रहती है। मैं उठकर किचन में आ गई। मैं चाय बना रही थी और साथ साथ रोती भी जा रही थी। मेरी सास का अजीब सा बर्ताव मुझे रोने के लिए मजबूर कर रहा था। कैसे वो मेरे पेट से ना होने की खबर से तुरंत बदल गई थी। फिर मुझे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर गले से लगा लिया और बोली, पगली है तू तो। तुम तो गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई थी। तुम्हें नहीं पता कि इसने अपने अनाड़ी होने की वजह से जाने कितने औरतों के बच्चों को मार डाला है। ये खुद को अनुभवी बोलती हैं पर है नहीं। इससे जरा बच के रहना। फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी तसल्ली के लिए सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। तब कहीं जाकर मुझे चैन मिला था। मैं रोहन से भी नाराज़ थी, इसलिए शाम को जल्दी सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरे उठने से पहले वो अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। फिर मैंने अपनी सास से डॉक्टर के पास चलने की जिद की तो वो मुझे लेकर गई। महिला डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुस्कुरा कर बोली कि माँ और बच्चा ठीक है। फिर मैंने लेडी डॉक्टर से कहा कि मेरा पेट क्यों उभर कर बाहर नहीं निकल रहा है। लेडी डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी में उतनी ही पतली होती हैं जितनी वो पहले से होती हैं। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई।
तब कहीं जाकर मेरे दिल को तसल्ली हुई थी, वरना मैं तो दाई की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मैं इस तनाव से बाहर निकली तो एक बार फिर मुझे उषा की हरकतें परेशान करने लगी। वे हर रात किसी के साथ फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करती रहती थी। एक रात मैं उषा की यूं ही जासूसी कर रही थी, तब मैंने उसे टेरेस पर जाते हुए देखा। मैं यही सोच रही थी कि रात के 2 बजे वो टेरेस पर क्या लेने जा रही है। मुझे चिंता सता रही थी कि कहीं उसका घर से भागने का कोई इरादा तो नहीं है। मैंने उसे इतना बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए रोहन को नींद से जगा दिया। वो घबरा कर बोला, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जोर से कहा कि उषा घर से भागने वाली है। रोहन डर गया और उसने मुझसे कहा कि वो है कहाँ। मैं रोहन को अपने साथ टेरेस पर लेकर गई। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ सामने उषा भगवान की तस्वीर रखकर माला जप रही थी। रोहन मेरी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तभी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी। कोई हमारे घर की टेरेस से नीचे कूदा था। रोहन उस ओर दौड़ कर गए, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। तभी उषा बोली, उसकी आवाज़ में समंदर जैसा सुकून और ठहराव था। भाभी, आपने मेरी बिल्ली को डरा कर भगा दिया। अभी अभी तो हमारी दोस्ती हुई थी। पहले वो मुझसे डरती थी, पास भी नहीं आती थी। आज जब उसने मुझ पर भरोसा किया कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो आपने उसे डरा कर भगा दिया। रोहन ने मेरी और उषा की तरफ देखा और नीचे चले गए। उषा बोली, भाभी मेरी जासूसी करना बंद कर दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बद्दुआ तुम्हारे बच्चे को लग जाए और तुम फिर से एक बार खाली दामन रह जाओ। और सबसे बड़ी बात, माँ इस बार तुम्हारे फिर से पेट से होने का इंतजार भी नहीं करेंगी। वो भाई की दूसरी शादी करा के ही चुप बैठेंगी। मैं उषा की बातें सुनकर अंदर तक हिल गई थी। मैं चुपचाप वापस लौट आई। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा था। उषा घर का काम काज कर रही थी। सास लिविंग रूम में बैठी थी और रोहन अपने काम पर चले गए थे। उस रात के बाद उषा पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने ना तो उसे किसी से फ़ोन पर बात करते देखा था, ना रातों को टहलते देखा। वो भगवान के नाम की माला जप कर घर के काम काज में लग जाती थी। लेकिन उस रात के बाद उषा और मैंने पूरी तरह से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मेरा ध्यान भी उससे हट गया, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा 9वां महीना चालू हो चुका है, अब तुम कभी भी माँ बन सकती हो, इसलिए तैयारी करके रखो। मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े वगैरह बनाने में बिजी थी। मैं अपने पेट पर हाथ रखती तो अजीब सा महसूस होने लगता था। शायद इतनी कम उम्र होने के कारण मुझे मालूम नहीं हुआ कि महिलाओं की गर्भावस्था ऐसे ही चुपचाप गुजर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं सारा दिन भगवान के नाम की माला जपती और प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे लिए अच्छा समय लाना। ऐसे ही एक रात मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी तुम्हारी गर्भावस्था की अवधि समाप्त हो गई है, सुबह घर में बच्चा पैदा होगा, तुम अपनी पूरी तैयारी कर लो। फिर मुझे सास ने एक भूरे रंग का पैकेट दिया और कहा कि इसमें एक गोली है, इसे याद करके खा लेना, इससे तुम्हें बच्चे को जन्म देने में आसानी होगी। मैंने उस लिफाफे को अपनी सास से बहुत खुशी के साथ लिया था। मेरा दिल एकदम ही खुशियों से भर गया था। एक पल के लिए मैं खुश हो जाती तो अगले ही पल डर के मारे मेरा मूड खराब हो जाता। मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा। मैं मन ही मन लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपनी खुशी और डर के मारे मैं वो गोली खाना ही भूल गई थी। लेटे लेटे ही मेरी आंख लग गई। आधी रात के करीब मेरी आंख फिर से खुल गई। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा उठी गई हूँ तो एक बार पानी पी के ही सो जाती। जब मैं घर के किचन की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे उषा के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो चिल्ला रही थी। मैं एकदम से डर गई। मुझे चिंता थी कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। मैं उषा के कमरे की ओर तेजी से जाने लगी। जैसे जैसे मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके चिल्लाने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैंने कांपते हाथों से उषा के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। उषा की डिलीवरी हुई थी और मेरी सास ने उषा के बच्चे को पकड़ के रखा था। और वही महिला डॉक्टर जिसने मुझे मेरे पेट से होने की खबर सुनाई थी, वो उषा की डिलीवरी कर चुकी थी। मैं हक्का बक्का होकर उनका मुंह ताक रही थी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा गई। उसने उषा के बेटे को मेरे चरणों में रख दिया था। वो भी मेरे पैरों के पास बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा,
बेटी, मुझ पर और इस मासूम बच्चे पर एक एहसान कर दो, इसे अपना समझो। बस इतना समझ लो कि आज ऊषा ने नहीं बल्कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। तुम इस डिलीवरी से गुजरी हो। मैं घबरा गई और बोली, लेकिन अब मेरा बच्चा कहाँ? मेरी डिलीवरी का वक्त तो सुबह का है ना। तभी वही महिला डॉक्टर आगे बढ़ी और बोली, बेटी तुम बांझ हो, तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। तुम्हारी सास मेरी दोस्त है, इसने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मां बनने वाली हो। आगे मैं कुछ नहीं जानती। मैं तड़प कर अपनी सास की ओर बढ़ी। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी सास बोली, दरअसल जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम बिल्कुल ही मासूम और नासमझ लड़की थी। मुझे लगा कि समय के साथ साथ तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन ये मेरा अंदाजा गलत निकला। लेकिन शादी के 2 साल बाद भी तुम पहले दिन की तरह ही मासूम हो और तुम्हारा ये भोलापन मेरे काम आ गया। मैंने 2 साल तक इंतजार किया कि तुम मुझे नाती पोतों की खुशखबरी दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई और तुम्हारा चेकअप करवाया तो उसने मुझे बताया कि तुम बांझ हो और तुम मां नहीं बन सकती हो। फिर मैंने पारंपरिक सास बनने के बारे में सोचा। मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। जब मैंने रोहन से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात की तो वह भी मान गया था। मैं रोहन के लिए दूसरी लड़की ढूंढ रही थी। तभी एक दिन अचानक उषा मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी थी, माफी मांगने लगी थी। उषा ने कहा कि माँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो मेरे ऊपर मानो जैसे पहाड़ गिर गया था। मैंने उषा को खूब मारा भी था। तब इसने बताया था कि इसने हम सबसे छुप कर पड़ोस में आए हुए एक मेहमान लड़के से शादी कर ली थी। वो किसी दूसरे गांव से आया था। उसने उषा को प्यार के जाल में फंसाकर इसका फायदा उठाने के लिए मंदिर में जाकर इसको शादी के बंधन में बांध दिया था। जब उषा ने लड़के को बताया कि वो पेट से हो गई है तो वो लड़का अपना सामान लेकर भाग गया था। उषा ने उस लड़के से संपर्क करने के लिए मुझसे एक मोबाइल फोन भी मंगवाया था। उषा हर समय उस लड़के से बात करती थी, उससे शादी की भीख मांगती थी। जब उषा का पेट बढ़ने लगा तो इसी कारण वो हर वक्त साल ओढ़े रखती थी। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं जानती थी कि तुम दुनिया की चालाकियों से अनजान लड़की हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पेट से हो। तुमने यकीन भी कर लिया था। मैंने उषा को भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो अभी भी लड़के को मनाने में लगी थी। एक बार वो लड़का उषा से मिलने टेरेस पर आया था और ये बताकर गया कि वो उसे तलाक देने वाला है। अब हम सीधा कोर्ट में मिलते हैं, इतना कहकर वो भाग गया था। मैंने सोच लिया था कि उषा का बच्चा तुम्हारे गोद में डाल दूंगी। इस तरह मेरी बेटी बेमौत मरने से बच जाएगी। तुम जानती हो ना, बिना पति की औरत को समाज किस नज़रों से देखता है। इसलिए मैंने वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बच्चे की जान भी बच गई और मेरी उषा भी बच गई, और ना ही उसके भाई के सम्मान को ठेस पहुंची। तुम भी तलाक से बच गई हो। रोहन ये नहीं जानता कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि उषा का है। उससे भी ये सच छुपा कर रखना है। मैं हैरान निगाहों से उनकी ओर देख रही थी। कितना मतलबी होता है ना इंसान। कुछ दिन पहले मेरी सास मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर अब मेरे सामने लाचार और मजबूर सी खड़ी थी। मैंने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, ये मेरा गौरव है, ये मेरा बेटा है। मेरी सास ने आगे झुककर मेरा माथा चूम लिया था। उषा ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। सुबह ही मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि मैं माँ बन गई हूँ। रोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गौरव हमारे घर की शान है। गौरव हमारे पूरे परिवार का लाडला बच्चा है। मैं इसे देख देख कर भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती कि उसने किस तरह मेरे लिए हर कदम तय करके रखा था। जब इंसान को लगता है कि अब मेरे जीवन की खुशियों का अंत हो गया है तो ईश्वर उसको विश्वास से परे और बड़ी सौगात प्रदान करते हैं। गौरव मेरा बेटा है। आज उषा का बेटा भी उसके सामने ही रहता है, इसलिए अब वो भी खुश रहने लगी है। कुछ दिनों के बाद उषा की बहुत अच्छे लड़के से शादी हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।